ओके स्टूडेंट्स, फॉलिंग बॉडीज केस 2। तो अभी तक हमने केस 1 देखा फॉलिंग बॉडीज का, अब हम केस 2 देखेंगे, ठीक है। और अब घबराया नहीं, बहुत लंबा नहीं जाने वाला चैप्टर, क्योंकि यही लास्ट केस भी है फॉलिंग बॉडीज का, केस 3 नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखें यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। ये ग्राउंड है और सपोज करो यहाँ पे आप खड़े हो, आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक है। आप क्या करते हो, इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक देते हो स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ फेंक देते हो, ऐसे ऊपर होता है कई बार ऐसे, जैसे क्रिकेट वगैरह खेलते हो तो आप बॉल को ऊपर फेंक देते हो कई बार। तो आप इस बॉल को ऊपर फेंक देते हो तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि बॉल ऊपर जाती है और फिर वापस से नीचे आती है, होता है ना ऐसा। यही हमारा केस 2 है। तो यहां पे सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि ये जो मोशन है इसको भी फ्री फॉल ही बोलते हैं। आपको थोड़ा डाउट हो सकता है यहाँ पे, पिछले वाले केस में तो हमने बॉल को ऊपर से छोड़ा था और वो नीचे आ रही थी, तो ऑब्वियसली वो फॉल था ही, उसको फ्री फॉल बोलते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसमें भी इसको फ्री फॉल ही बोलते हैं, ठीक है। कई बार यार छोटे छोटे बुक्स में भी ये बात गलत लिखी होती है कि ये फ्री फॉल नहीं है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये फ्री फॉल ही बोला जाता है स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज ना हो, दिस इज फ्री फॉल। आप चाहो तो इस तरह से सोच सकते हो कि देखो ये ऊपर जरूर जा रहा है, लेकिन फाइनली तो फिर नीचे ही गिर रहा है ना, ठीक है। तो एक तरह से तो ये फॉल है ही, गिरती हुई ऑब्जेक्ट है ही, क्योंकि ऊपर जा रहा है लेकिन फाइनली तो फिर नीचे ही आ रहा है, तो इसलिए ये फ्री फॉल है। या फिर मोर टेक्निकली अगर हम देखना चाहें तो फ्री फॉल की क्या डिफिनीशन मैंने आपको बताई थी वो आप रिकॉल करें। तो मैंने आपको बताया था फ्री फॉल होता है व्हेन अ बॉडी मूव्स सच दैट ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्ट्स ऑन इट। जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा होता है कि उस पर सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा होता है, तो उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, देखो शुरू में आप बॉल को ऊपर फेंकते हो, ठीक है। तो जिस टाइम पे आप बॉल को ऊपर फेंकते हो उस टाइम पे आप फोर्स लगाते हो, कोई डाउट नहीं है इसमें। बॉल आपके हाथ में, आप उसको कस के दम लगा के ऊपर फेंकते हो तो आप बॉल पे फोर्स लगाते हो। लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद बॉल जो है वो ऊपर चली जाएगी, फिर और ऊपर जाएगी, फिर और ऊपर जाएगी, फिर और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर नीचे आ रही है। तो आप देखो, जब बॉल को आपने शुरू में फेंका तो उस टाइम आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन बाकी टाइम, उसके अलावा जो बाकी टाइम्स हैं, ठीक है, उस टाइम तो आप बॉल को टच भी नहीं कर रहे हो ना, उस टाइम पे तो आप बॉल को टच भी नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ शुरू में फोर्स लगाया। अब तो आप जो बाद वाला पार्ट है उसमें तो बॉल को टच भी नहीं कर रहे हो, तो अब आप फोर्स नहीं लगा रहे हो। बिल्कुल शुरू में ही सिर्फ आपने फोर्स लगाया था, अब आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, क्योंकि अब तो आप उसको टच भी नहीं कर रहे हो। अब सिर्फ इस पे एक ही फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स, वो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। इसलिए ये भी क्या है, फ्री फॉल। आप कंफ्यूज ना हो, दिस इज फ्री फॉल। आप फोर्स जरूर लगा रहे हो बट वो सिर्फ शुरू में है, उसके बाद आप टच भी नहीं कर रहे हो तो फोर्स नहीं लगा रहे हो, उसके बाद सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। उतना जो पार्ट है उसमें सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है उस पर, दैट इज अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स यहां पे हम, कि देखो जब बॉल को आप ऊपर फेंकते हो तो ऐसा क्यों होता है कि वो ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, ऐसा क्यों होता है, वो ऊपर ही क्यों नहीं जाती रहती है हमेशा, ऊपर ही क्यों नहीं जाती रहती है हमेशा। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर वेलोसिटी मान लो फॉर एग्जांपल आगे है और एक्सीलरेशन उसके उल्टे डायरेक्शन में है, तो कैसा मोशन होता है स्टूडेंट्स। तो हमने देखा था कि ये ऑब्जेक्ट आगे जाता है, आगे जाता है, आगे जाता है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कम होती है, याद आ रहा है आपको। जैसे जैसे ये आगे जाता है इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होती है, फिर वो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, कम होती है, और उसके बाद वो यू टर्न लेके पीछे आता है। बताया था मैंने ऐसा कि वेलोसिटी आगे है और एक्सीलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट यू टर्न लेता है। यहां पर भी आप देखो वही सिनेरियो है स्टूडेंट्स। आपने जब बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर फेंका, तो आपने उसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी दी, ठीक है, तभी तो वो ऊपर जा रहा है। आपने बॉल को ऊपर फेंका तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हुई, ऊपर, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है स्टूडेंट, जिधर जा रहा होता है उधर ही वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। अब देखो उसके बाद जैसा हमने डिस्कस किया, पूरे रास्ते पे उस पर क्या हो रहा है, अर्थ उसको नीचे की तरफ पुल कर रही है, अर्थ उस पर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। और अगर उस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो उसका एक्सीलरेशन भी किधर होगा, नीचे ही होगा। थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था और न्यूटन लॉ वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि उसमें फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है बॉल पे, तो उसका एक्सीलरेशन भी किधर होगा, नीचे होगा स्टूडेंट्स। तो आप देखो वेलोसिटी ऊपर और एक्सीलरेशन नीचे, वेलोसिटी ऊपर और एक्सीलरेशन नीचे, ठीक।
उल्टे डायरेक्शन में, दोनों उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही तो मैंने आपको बताया था कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट आगे जाता है फिर यू टर्न लेके वापस आता है। तो वही हुआ इसमें, ये आगे गया और फिर ऊपर से यू टर्न लेके नीचे वापस आता है। ठीक है, तो यह आपको समझ में आया कि बॉल को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो क्यों वो लौट के नीचे आता है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। यहां पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, द बॉल टेक्स यू टर्न, द बॉल टेक्स यू टर्न एज इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहां पे कुछ और हम पॉइंट्स देखेंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों तो उतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं थे, अब जो हम पॉइंट्स देखेंगे वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारे काम आएंगे। एक पॉइंट तो ये सबसे पहला कि यहां पर जब बॉल है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, बॉल ऊपर गई और फिर नीचे आई, यहां पर उसकी वेलोसिटी क्या है। देखो मैंने आपको पहले बताया कि जहां पर वो यू टर्न ले रहा होता है स्टूडेंट्स, वहां पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो जीरो, सही है। तो मतलब यहां पर जो वेलोसिटी है टॉप पे वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी एट टॉप इक्वल्स टू जीरो। जब बॉल बिल्कुल टॉप पे होती है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, ये बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कि देखो ये जो ऑब्जेक्ट का मोशन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। देखो ये पार्ट जब बॉल ऊपर जा रही है और ये पार्ट जब बॉल फिर नीचे आ रही है, दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इस पार्ट में ध्यान देंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है ये सब। इस पार्ट में वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है स्टूडेंट्स, इस पार्ट में वेलोसिटी किधर है। देखो इस पार्ट में बॉल जो ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी भी किधर होगी, ऊपर। जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा होता है उसकी वेलोसिटी उधर ही होती है। इस पार्ट में वेलोसिटी किधर है, इस पार्ट में जो बॉल है वो नीचे आ रही है, तो वेलोसिटी किधर होगी स्टूडेंट्स, नीचे होगी। मैंने आपको बताया कि जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा होता है उधर ही वेलोसिटी होती है। ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी ऊपर, बाद में नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी नीचे। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, जब बॉल ऊपर जा रहा होता है फर्स्ट हाफ में तो वेलोसिटी ऊपर होती है, सेकंड हाफ में जब वो नीचे आ रहा होता है तो वेलोसिटी नीचे होती है। अब एक्सीलरेशन की बात करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो एक्सीलरेशन जो है वो लेकिन दोनों ही केस में नीचे ही होता है, एक्सीलरेशन दोनों ही केस में नीचे होता है। क्यों, क्योंकि देखो अर्थ जो है वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे ही लगाती है ना बॉल पे, अर्थ तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ही लगा रही है अभी भी और अभी भी। अर्थ तो हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगाती है, नीचे, तो एक्सीलरेशन भी हमेशा क्या होगा, नीचे, एक्सीलरेशन भी हमेशा नीचे होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस केस में वेलोसिटी ऊपर थी, इस केस में वेलोसिटी नीचे, लेकिन दोनों ही पार्ट में एक्सीलरेशन किधर है, नीचे स्टूडेंट्स, नीचे। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब यहां रिटार्डेड मोशन हो रहा है, ये रिटार्डेड मोशन है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। ठीक है, जब ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यहां पर देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी नीचे, एक्सीलरेशन भी नीचे, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या होता है, एक्सीलरेटेड मोशन, मतलब वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर फाइनली, कि जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम होती रहती है। जैसे जैसे वो ऊपर जाती है उसकी वेलोसिटी कम होती है, टॉप पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और फिर जब वो नीचे आता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था ये पॉइंट 4, हालांकि थोड़ा सा एडवांस लेवल है ये, थोड़ा आप कम भी जाने तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट्स गुड टू नो। अगर आप ये जानते हैं तो आप बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आंसर कर देंगे। तो आप चाहें तो वीडियो को रिवाइंड करके इसको दोबारा सुने ताकि आपको एकदम डाइजेस्ट हो जाए, हो सकता है पहली बार में थोड़ा डाउट हो। ठीक है, बेसिक पॉइंट ये है कि जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो घूम के नीचे आती है, जब वो ऊपर जा रही होती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, टॉप पे उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, और जब वो नीचे आ रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो एक और मैं छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, कि देखो ये जब बॉल ऊपर जा रही है तो यहां से यहां ऊपर जाने में इसको कुछ टाइम लगता है, सपोज करो T1। ठीक है, कुछ टाइम लगेगा यार, हमने फेंका ऊपर जाने में, टॉप तक पहुंचने में इसको कुछ टाइम लगा T1, फिर उसको टॉप से नीचे आने में कुछ टाइम लगा T2, टॉप से नीचे आने में कुछ टाइम लगा T2। ठीक, तो एक्चुअली T1 और T2 बराबर होते हैं। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच वी हैव टू रिमेंबर, कि जब बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर जाके नीचे आती है, ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम नीचे आने में भी लगता है। एक पॉइंट मैं और आपको बता सकता हूं,
ये देखो बॉल को हमने फेंका कुछ वेलोसिटी, ठीक है, बॉल ऊपर जाती है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, देखो चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, फिर वो नीचे आता है तो भी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। जब वो वापस से ग्राउंड को हिट कर रहा होता है, ठीक है, तो उसके पास वही वेलोसिटी होती है जिससे हमने फेंका था। देखो कहने का मतलब है कि सपोज करो बॉल को मैंने फेंका जब ऊपर, तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है, मैंने इतनी वेलोसिटी से फेंका। तब जब बॉल नीचे आएगी, ग्राउंड को हिट करने वाली होगी, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी उस टाइम पर भी 5 मीटर पर सेकेंड ही हो, ठीक है। अगर मैंने बॉल को ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका होता, तो वो नीचे भी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ही आता। अब समझ लो, ऊपर मैंने 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका होता, तो नीचे भी वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आती, ठीक है। इसको भी हम लिख सकते हैं, द बॉल रीचेज द ग्राउंड with same speed with which it was thrown up। जितने स्पीड से हमने ऊपर फेंका था उतने स्पीड से वो वापस आती। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा रिकॉल कर लें स्टूडेंट्स। ये था पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेलोसिटी टॉप पे क्या होती है, 0, ठीक है। फिर जब ऊपर जा रहा होता है तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ, नीचे जा रहा होता है तो वेलोसिटी नीचे की तरफ, लेकिन पूरे टाइम एक्सीलरेशन किधर होता है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है, ठीक है। फिर जितनी वेलोसिटी से हम ऊपर फेंकते हैं उतनी वेलोसिटी से वो नीचे वापस भी आता है। अब स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये सब और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा भी डाउट है तो, और इनफैक्ट उन क्वेश्चंस में सबका यूज भी होगा, ठीक है। इट विल बी सम, देयर विल बी सम इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, आप देख सकते हो कि बॉल को ऊपर फेंका गया है, ठीक है, और फिर वो घूम के नीचे आती है जैसे हमने डिस्कस किया है, और वो मैक्सिमम कितने हाइट तक जा रही है, दिया हुआ है 10 मीटर, तो 10 मीटर तक ऊपर जाती है, ठीक है। जी की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है कि 10 लेने के लिए, इस बात पे तो हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक। अब देखो यहां पे क्या निकालना है स्टूडेंट्स, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी मतलब किस वेलोसिटी से बॉल को इनिशियली फेंका गया, यू, ये हमें निकालना है, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक है। कितने वेलोसिटी से हमें फेंका गया, ये बॉल को हमने फेंका, ये निकालना है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो मैंने आपको सिखाया था कि जो जो निकालना है या दिया हुआ है वो लिख लेना चाहिए, जो जो हमें पता है वो लिख लेना चाहिए, जो निकालना है वो लिख लेना चाहिए। फिर हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, वही काम यहां भी करना है। क्लियरली हमें यू निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और क्या क्या हमें पता है, देखो हम यहां से यहां तक के बारे में सोचेंगे। ए पॉइंट से हमने बॉल को ऊपर फेंका और वो बी पॉइंट, टॉप पॉइंट तक पहुंची, यहां से यहां तक के बारे में सोचे, तो और क्या क्या हमें पता है। यहां की जो फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो कितनी होगी, कितनी होगी, हमने पढ़ा है 0 0, ठीक है। जब बॉल यहां से यहां तक गया, बॉल यहां से यहां तक गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। और कुछ और भी हमें कुछ पता है स्टूडेंट्स की जो एक्सेलरेशन होगा, वो हमने पढ़ा है थियरी में कि इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है, नीचे की तरफ होता है। देखो एक्सेलरेशन हम लिखेंगे g, दैट इज 9.8, या फिर यहां पे जो लिखा हुआ है 10, तो हम 10 लिख देंगे, एक्सेलरेशन इज 10, ठीक है। लेकिन हम यहां पे एक्सेलरेशन को निगेटिव लिखेंगे स्टूडेंट्स। क्यों निगेटिव लिखेंगे एक्सेलरेशन, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, तो एक्सेलरेशन का साइन कैसा लेते हैं स्टूडेंट्स, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव, मैंने आपको बताया था, वही यहां पे हम कर रहे हैं, ठीक। वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे, एक्सेलरेशन हमने क्या ले लिया, नेगेटिव। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर, यहां पे लोग गलती करते हैं, ठीक? तो ये जो सेकंड वाला केस है फॉलिंग बॉडीज में, उसमें आप देखो एक्सेलरेशन को निगेटिव लेना होता है जनरली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ओके। अब देखो हमें ये सोचना है कि कौन सी इक्वेशन यहां पे लगानी है। 3 इक्वेशन होती है हमारे पास, आपको पता ही है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए कौन सी इक्वेशन यहां से मैच कर रही है, ये वाली, आप ध्यान देना। तो यहां पे कहीं भी टाइम की बात नहीं है, इसमें टाइम की बात है, इसमें टाइम की बात है, इसमें v है, v0, u है, u हमें निकालना है, a है और s है, a और s हमें पता है, ठीक है। ये इक्वेशन हम यहां पे यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
वी स्क्वायर यानी 0, यू स्क्वायर ये हमें निकालना है प्लस 2, ए इज -10 एंड एस इज 10। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहां से क्या आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ये आ जाएगा -200, यहां से आ जाएगा यू स्क्वायर इक्वल्स टू 200, यहां से स्टूडेंट्स आएगा यू विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 200। तो हम चाहे तो ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 100, 200 को, तो यह आ जाएगा √2, इनफैक्ट यह आ जाएगा 10√2, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर। कि बॉल को जब फेंका गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, फर्स्ट 10√2, 10√2। समझ में आया आपको? आप देख सकते हैं सॉल्व करने का तरीका ऑलमोस्ट वही है, इनफैक्ट टोटली वही है जो कि केस 1 में था स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी, फाइंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अच्छा, फाइंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब हमने बॉल को यहां से फेंका, वो यहां तक पहुंची, मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, तो यहां से यहां तक जाने का उसका जो टाइम है टी या t1 बोल दें उसको, वो हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है, फिर से क्या करेंगे, जो जो पता है या जो निकालना है वो सब लिख लेंगे, t1 हमें निकालना है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, 0। ठीक है, एक्सीलरेशन जैसा कि हम पहले देख चुके हैं -10। जब यहां से यहां चला जाता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज 10। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वो भी हम निकाल चुके हैं, चाहे तो हम वो भी लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इतनी, दैट इज 10√2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हैं जो हमें पता है या निकालना है। और आप देखो कौन सी इक्वेशन हमें यूज करनी चाहिए, अब ध्यान से देखो कौन सी इक्वेशन हम यूज करें, हमें टाइम निकालना है, तो आप देखो ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v यहां पे 0 है, u हमें पता है, a और t हमें निकालना है, a पता है, इससे हो जाएगा काम। इनफैक्ट स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हो, ध्यान दो, s 10, u पता है, t निकालना है, a पता है, इसको भी यूज कर सकते हो इसके। ये देखो v 0, u पता है, a एंड s पता है, तो इस केस में आप तीनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करोगे ना तो आंसर आएगा। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो और आंसर सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। तो मैं ये वाली इक्वेशन यूज कर लेता हूं क्योंकि ये सबसे आसान इक्वेशन होती है, v + u + f, ये सबसे इजी इक्वेशन होती है, इसमें कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, जिसके कारण थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाता है। v क्या लिखेंगे हम, 0, u कितना है 10√2, एक्सीलरेशन इज -10 टू t, यहां से आप देखो टाइम आ जाएगा -10√2 बाई -10, दैट विल बी √2 सेकेंड्स, √2 सेकेंड्स, यानी इसको नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स, √2 सेकेंड्स, √2 सेकेंड्स। तो आपको समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने, आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप रिवाइंड करके थोड़ा सा सुने फिर से। देखो थर्ड पार्ट, फाइंड टाइम टू रीच ग्राउंड। अच्छा, अब हमें ये निकालना है कि यहां से उसको यहां तक, ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा, यहां से उसको यहां तक आने में कितना टाइम लगा, कैसे निकालेंगे वो आप समझ गए होंगे। मान लो इसको नीचे आने में टाइम t2 लगता है ऊपर से, तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा t1 + t2। ठीक है, और हमने रटा है कि पढ़ा है कि t1 और t2 क्या होता है, बराबर होता है, ये हो जाएगा 2t1, t1 हमने निकाल लिया है तो ये आ जाएगा 2√2 सेकेंड्स। ठीक है, दैट विल बी आवर आंसर। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? आप चाहो तो इसको दोबारा सुनो, ठीक है, इन केस आपको कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम और क्वेश्चन अभी आगे करेंगे जिसके हेल्प से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। लेट्स सी, देखो ये क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया जा रहा है कि बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। अच्छा, तो ये जो हाइट है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हाइट, ये h हमें निकालना है। क्या करें, तो सबसे पहले जो जो पता है वो लिख लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी u कितना है 49, निकालना क्या है s, h, मतलब ये ऊपर गया तो डिस्प्लेसमेंट ही हुआ ना h। ठीक है, उसको h लिख लिया हमने। बिल्कुल टॉप की अगर हम बात करें तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, हम a पॉइंट से b पॉइंट तक की बात कर रहे हैं।
हमने ए से बॉल फेंका और हम बी तक देख रहे हैं, यहां पर बी पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। जैसे हम बात कर चुके हैं एक्सेलेरेशन तो 9.8 होगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है 10 लेने, तो इसलिए मैं 9.8 ही लिख रहा हूं। और वो किधर होगा, नीचे वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी साइन क्या लेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, निगेटिव। निगेटिव ये आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा आपका, ठीक है। तो अब देखो इन सारी चीजों को लेके कौन सी इक्वेशन यूज होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप देखें कौन सी इक्वेशन यूज होती है, आप ध्यान से देखना ये वाली इक्वेशन यूज हो रही है, ठीक है। इसमें टाइम कहीं नहीं, जब भी टाइम नहीं होता है ना लिखा हुआ तो ये इक्वेशन यूज होती है, मैंने आपको पहले बताया, जब भी टाइम नहीं होता है लिखा हुआ तो ये इक्वेशन होती है, क्योंकि बाकी दोनों में टाइम आता है। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v0 u इज 49 प्लस 2 माइनस 10 इंटू एस एच, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां से आप देखो क्या आएगा, 20h, इसको इधर लिया इक्वल्स टू 49 स्क्वायर, यहां से आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहां पे मैंने गलती कर दी, ए को मैंने -10 लिख दिया, दैट विल बी -9.8, ठीक है। तो यहां पर 20 नहीं आएगा, आप समझ रहे होंगे अब, तो इट विल बी 19.6, तो यहां से h आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 49 टू 49 डिवाइडेड बाई 19.6। अब इसको सॉल्व तो आप कर लेना, थोड़ा सा लंबा है बट आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। समझ लो आप कैसे हमने ये निकाला, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, h निकालना था हमें, ये मैक्सिमम हाइट, तो वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है a से b के लिए, b पे फाइनल वेलोसिटी 0 थी, और एक्सेलरेशन 9.8 तो होता ही है फ्री फॉल में, लेकिन यहाँ पे निगेटिव लिखना है, क्यों मैंने आपको बताया। फिर इन सबको लेते हुए ये इक्वेशन हमने बनाई, तो आप देख सकते हो h की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स फाइंड द टाइम टू रिटर्न टू ग्राउंड, ठीक है, उसको वापस ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगता है ये निकालना है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं क्या करना है, ऊपर जाने में उसको अगर टाइम t1 लग रहा है, तो नीचे जाने आने में भी उतना ही टाइम लगता है, ठीक है, t2 मान लो, और एक्चुअली t1 और t2 क्या होते हैं, बराबर। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे जो आंसर है, फाइंड द टाइम टू रिटर्न टू ग्राउंड, दैट इज एक्चुअली 2t1, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये t1 निकालना है, t1 तो हमारा काम हो जाएगा, निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, फिर से लिखेंगे जो जो चीज है, t1, फिर देखो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 49, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 0, यूनिट भी आप लिख सकते हो, एक्सेलरेशन -9.8, ठीक है। तो इन सबको लेते हुए आप इक्वेशन बना लो, ये वाली v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v0 u इज 49, एक्सेलरेशन इज -9.8 एंड t1, ठीक है। यहां से आप देखो t1 आएगा हमारा 49 -49 डिवाइड बाय -9.8, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 सेकेंड्स, आप सॉल्व करके देखना, दिस विल कम 5 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर तो 2t1 था, तो वो हो जाएगा 10 सेकेंड्स। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, और कहीं पर भी डाउट हो तो आपको दोबारा देखना चाहिए, दोबारा रिवाइंड करके देखें। ये जो तरीका है पढ़ने का इंटरनेट के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू, उसमें यही तो फायदा है, आपको जब भी थोड़ा सा डाउट हो आप दोबारा रिवाइंड कर करके कई बार सुन सकते हो, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे क्या, आप देखो एक बॉल को ऊपर फेंका गया विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40, और g को 10 लेना है, यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था कुछ वैसा ही है, ये जो मैक्सिमम हाइट है ये हमें निकालनी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज h, जो हमें निकालना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी देखो क्या है 40 मीटर पर सेकेंड, अगर हम यहां से b तक की बात कर रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, वेलोसिटी ऊपर है, इसलिए एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेंगे, तो एक्सेलरेशन में माइनस, वैल्यू g के बराबर होता है तो उसकी वैल्यू तो है 10, ठीक है स्टूडेंट्स। इन सबको लेते हुए ये इक्वेशन बनती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v0 u इज 40, a इज -10, s इज h, यहां से देखो क्या आ जाएगा 20h will be equals to 40 square, this will be h equals to 40 into 40 into 20, this will be 80 मीटर स्टूडेंट्स। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है वो 80 मीटर आ गई, सिंपल। समझ गए आप कैसे सॉल्व किया जा रहा है ये,
अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो अलग चीज होती है, जिसके बारे में हमने मोशन नामक चैप्टर में पढ़ा था, आपको याद होगा। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड। ठीक है, तो देखो बॉल जो है यहां से फाइनली यहां तक आ रही है, यहां से यहां तक आ रही है। ठीक है, तो उसने टोटल कितना पाथ ट्रैवल किया, कितने लेंथ का? देखो पहले ये ऊपर गई, ऊपर गई तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया? 80। फिर वो नीचे आई, फिर नीचे आई तो वापस से उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है? 80। ठीक है, 80। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 160 मीटर, दैट इज द टोटल डिस्टेंस। कैसे निकाला हमने, आपको समझ में आया? जब ये बॉल ऊपर गई, ऊपर गई तो उसने 80 का डिस्टेंस ट्रैवल किया, जब वो नीचे आई तो वापस 80 का डिस्टेंस ट्रैवल किया स्टूडेंट्स। तो टोटल डिस्टेंस दोनों का सम हो गया, दैट इज 160। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो आपको शायद याद ही होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट या लोकेशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन। ये जो है स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे यहां पे थोड़ा सा, ये है इनिशियल लोकेशन और ये है फाइनल लोकेशन। सही है, इनिशियली बॉल को यहां से फेंका गया और बिल्कुल फाइनली वो यहां के हिट करती है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वो यहां पे क्या है, आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, 0 0। क्योंकि देखो बॉल को हमने यहां से फेंका, वो ऊपर गई और फिर गिर के वहीं पे आ गई ना। देखो बॉल को हमने ऊपर फेंका, ऊपर फेंका, ठीक है, फोटो में आपको ऐसे दिख रहा होगा कि वो थोड़ा सा इधर गई और नीचे आई, बट ऐसा हो नहीं रहा है। वो तो बॉल को हमने ऊपर फेंका, उसी लाइन के लॉन्ग वो नीचे आती है, लेकिन वो फोटो में बनाना डिफिकल्ट होता है, इसलिए उसको थोड़ा अलग बनाते हैं। तो बॉल को हमने बेसिकली ऊपर फेंका, ठीक है, तो ऊपर गई और फिर वो यू टर्न लेके इसी लाइन के लॉन्ग नीचे आ गई, यहीं पर, यहीं पर। इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है। तो डिस्टेंस क्या हुआ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का? 0। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 स्टूडेंट्स। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एयर रेजिस्टेंस, यहां पे हम एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा थ्योरेटिकल पॉइंट देखेंगे जिससे आपको इस चैप्टर की क्लैरिटी बढ़ेगी। ये ग्राउंड है स्टूडेंट्स, और हमने ऐसा पढ़ा केस 1 में। केस 1 में हमने ये पढ़ा था कि एक बॉल को अगर हम यहां से छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो वो नीचे गिरती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, नीचे गिरती है। सिर्फ फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये जो हाइट है वो 20 मीटर की है, 20 मीटर के हाइट से हम इसको गिराते हैं। ठीक है? तो इसको नीचे आने में कितना टाइम लगता है, कैसे निकालते हैं हमें पता है। मैं अगर टाइम निकालना है तो हम क्या करते हैं, क्या क्या चीजें पता है वो लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट नीचे आने पे इसका 20 होगा, और एक्सलेशन जो है वो हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये टी कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन से निकलेगा ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह पे स्टूडेंट्स 20, यू की जगह पे 0 प्लस हाफ ए की जगह पे 10 टी स्क्वायर। दिस इज 20 इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। यहां से आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 20/5, दैट इज 4, विच मींस टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। यानी इस बॉल को ऊपर से नीचे गिरने में कितना टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स? 2 सेकंड्स, 2 सेकंड्स। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब जरा आप सोचो कि इस बॉल का मास कितना है, मास कितना है, सोचो। हमने ये निकाल लिया कि इसको हम यहां से छोड़ रहे हैं तो 2 सेकंड बाद वो नीचे टन से गिरेगा, मतलब गिरेगा और आपको एक टन सी आवाज सुनाई देगी हिट करने की, ठीक है, आवाज सुनाई देगी आपको। लेकिन ये जो बॉल है कितने मास का है ये पता है क्या आपको? देखो कहीं भी हमें अभी तक मास नहीं लिखा है, लेकिन ये टाइम आ गया अभी। ये ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है ये हमने लिखा है कहीं भी? देखो नहीं, कहीं नहीं लिखा हमने। ये हो सकता है एक एप्पल ठीक है, हो सकता है एक मैंगो हो सकता है एक बॉल हो सकता है एक बुक हो सकता है एक मोबाइल फोन ठीक है, हो सकता है एक पेन ठीक है। देखो क्योंकि हम इसके मास की कहीं भी बात नहीं कर रहे थे, आप देखो इसके शेप की अभी तक हमने कहीं भी बात नहीं की है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी मास हो सकता है इसका और कुछ भी शेप हो सकता है, ये कोई भी चीज हो सकती है, एप्पल, मैंगो, बॉल, बॉल में भी क्रिकेट बॉल हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है, बेसबॉल हो सकती है, कोई भी बॉल हो सकती है, हॉकी बॉल हो सकती है।
मोबाइल फोन हो सकता है, पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको जब हम गिराएंगे तो 2 सेकेंड ही लगेगा उसको नीचे आने में, ठीक है, यहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पे हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं theoretically all objects of different shape, size and mass should take same time to fall through same distance, ठीक है। theoretically all objects of different shapes, sizes and masses should take same time to fall through same distance। अभी तक के हमारे डिस्कशन से यही समझ में आता है। लेकिन स्टूडेंट्स आप एक एक्सपेरिमेंट करें अपने घर पे। ये ग्राउंड है, एक क्रिकेट बॉल लें आप, क्रिकेट बॉल भारी होती है जनरली, और एक पेपर से क्रम्बल करके उसको एक बॉल बनाएं। वो तो बहुत हल्की होगी, दोनों को सेम हाइट पे रखें, स्टूडेंट्स, और एक ही साथ दोनों को ड्रॉप करें आप, एक ही साथ दोनों को ड्रॉप करें। आपको क्या दिखेगा? अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपको दिखना चाहिए कि दोनों के दोनों नीचे गिरे और दोनों के दोनों सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करें। सही है ना? ऐसा ही दिखना चाहिए आपको, क्योंकि अभी अभी हमने ये डिस्कस किया। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उस हिसाब से इन दोनों को नीचे गिरना चाहिए और एक ही साथ ग्राउंड को हिट करना चाहिए, बिल्कुल सेम टाइम पे, अगर हमने सेम टाइम पे ड्रॉप किया तो। लेकिन स्टूडेंट जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि जो क्रिकेट बॉल है वो बहुत जल्दी ही ग्राउंड को हिट कर जाएगी, ठीक है, और उस टाइम तक पेपर बॉल जो है वो पीछे होगी। मतलब पेपर बॉल को ज्यादा टाइम लगेगा ग्राउंड को हिट करने में, ठीक है। तो क्रिकेट बॉल हिट्स द ग्राउंड अर्लियर, जो क्रिकेट बॉल है वो ग्राउंड को जल्दी हिट करेगी, पेपर बॉल थोड़ा लेट से हिट करेगी। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो एक आइडियल सिचुएशन है। एक्चुअल लाइफ में परफेक्टली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या, देखो हम ये मानते हैं ना कि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अर्थ का, जिसके कारण ये नीचे आता है, ठीक है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसका एक्सीलरेशन जो है लगभग 10 के बराबर होता है। ये हम मान के सॉल्व करते हैं कि इस पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसलिए इसको फ्री फॉल भी बोलते हैं, याद करो आप। तो अभी तक हमने यही एनालाइज किया है कि इस पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जिस कारण इसका एक्सीलरेशन 10 होता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स। जब ये बॉल को या पेपर को हम गिराते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स उसके अलावा भी एक्चुअली एक फोर्स लग रहा होता है। देखो आसपास हर जगह क्या होता है, एयर, आसपास हर जगह एयर होती है। तो जब ये बॉल नीचे आना चाहती है स्टूडेंट्स, तो इस पे एयर रेसिस्टेंस ऊपर लगता है, एयर रेसिस्टेंस का फोर्स ऊपर लगता है, एयर रेसिस्टेंस। वैसे ये पेपर भी जब नीचे आता है तो इस पे भी ऊपर छोटा सा एक एयर रेसिस्टेंस का फोर्स लगता है, एयर रेसिस्टेंस। और इस एयर रेजिस्टेंस के कारण जो इसके नीचे आने का टाइम है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। हमने जो टाइम निकाला वो हमने सिर्फ ये मान के निकाला है कि सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन एक्चुअली में एक और फोर्स लग रहा होता है, एयर रेजिस्टेंस। उसके कारण ये जो टाइम है वो चेंज हो जाता है। और क्या होता है कि इस क्रिकेट बॉल पे अलग अमाउंट का एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स लगता है और पेपर बॉल पे अलग अमाउंट का एयर रेजिस्टेंस का फोर्स लगता है, जिसके कारण दोनों का जो टाइम है वो अलग अलग हो जाता है, यहां पे स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि बोथ द बॉल्स hit ground at different times due to different air resistance, on both of them, दोनों में एयर रेजिस्टेंस लग रहा होता है, इसके कारण उनका टाइम चेंज हो जाता है और अलग अलग अमाउंट से चेंज होता है, इसलिए दोनों अलग अलग टाइम पे ग्राउंड को हिट करते हैं स्टूडेंट्स। बट स्टूडेंट्स ये सिर्फ थियरी की बात है, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप ये एयर रेजिस्टेंस के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है।
न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप यही सोचेंगे और आंसर जो 2 सेकंड आया वही आप आंसर देंगे। भले रियल लाइफ में ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप इसी तरह से सॉल्व करोगे, एयर रेजिस्टेंस के बारे में बिल्कुल भी ना सोचोगे। ठीक है, ये सिर्फ थियरी में आपसे कभी पूछा जाए कि यार इन दोनों में से कौन जल्दी गिरेगा, तो आप बता सकते हो कि हाँ ये जल्दी गिरेगा एयर रेजिस्टेंस के कारण। देखो, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो अभी हमने जो देखा कि एयर रेजिस्टेंस के कारण वो टाइम चेंज हो रहा था, तो एयर रेजिस्टेंस का ये जो इफेक्ट है, ये जो इफेक्ट है वो इन चीजों पे डिपेंड करता है। मोर द मास lesser the effect of air resistance, lesser the effect of air resistance। कहने का मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है तो उस पे इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होगा स्टूडेंट्स, बहुत कम होगा। जैसे आप देखो यहां पर ये क्रिकेट बॉल जो है उसका मास जो है वो काफी ज्यादा होता है और पेपर बॉल का तो मास बहुत ही कम होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मास जितना ज्यादा होता है एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट उतना ही कम होता है, एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट उतना ही कम होता है। ध्यान रखें, जितना भारी होगा ऑब्जेक्ट, मास जितना ज्यादा होगा, जितना भारी होगा, एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट उतना ही कम होगा। ठीक, तो इस केस में एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट कम है और इस केस में मास बहुत कम है, तो इस केस में एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट ज्यादा नहीं है, मतलब इसके गिरने का जो टाइम है वो लगभग 2 ही सेकंड होगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लगभग 2 ही सेकंड होगा। लेकिन इसमें एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, मतलब इसका टाइम जो है वो काफी चेंज हो जाएगा, इसका टाइम काफी चेंज हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो हमने देखा कि एयर रेजिस्टेंस के कारण थोड़ा सिनेरियो चेंज हो रहा है, लेकिन ज्यादा चेंज कब होगा? जब मास कम होगा। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से पढ़ते हैं, मोर द मास लेसर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है इंपॉर्टेंट, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर द सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया मोर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अगर किसी चीज का सरफेस एरिया ज्यादा है तो इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सपोज करो ये ग्राउंड है, ठीक है, और आपने पेपर को क्रम्बल करके बॉल बनाया। ठीक है, पेपर बॉल, ठीक है, और एक बिल्कुल वैसा ही पेपर आपने फ्लैट लिया। ठीक है, फ्लैट शीट ऑफ पेपर, एक बार शीट ऑफ पेपर लिया, दूसरी बार उसी वैसे ही शीट को क्रम्बल करके उसका बॉल बनाया। ठीक है, दोनों को सेम हाइट से छोड़ा, दोनों का मास सेम है, एग्जैक्ट सेम है ऑब्वियसली। ये वाला फैक्टर तो यहां अप्लाई हो नहीं रहा है कि मोर द मास लेसर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों का मास सेम है। तभी भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है, क्या देखेंगे? आप भी बताओ, क्या देखेंगे? आएगा तो ये भी नीचे और ये भी नीचे, कौन पहले नीचे आएगा या दोनों साथ में? ये वाला जो है स्टूडेंट्स ये पहले नीचे आ जाएगा। ठीक है, और उस टाइम ये रास्ते में ही रहेगा। देखो, मोर द सरफेस एरिया मोर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। यहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है, आप देखो सरफेस एरिया, इस केस में सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, इसका एरिया बहुत ज्यादा है, शीट है ये और इसका एरिया कम है, तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो मोर द सरफेस एरिया मोर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो इसमें एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा और ये धीरे धीरे गिरेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रही बात? तो देखो फिर से मैं आपको बताता हूं, ये सब थ्योरी में आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे, अगर न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी तक हमने कुछ न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशंस किए थे। ये पैराशूट देख रहे हैं आप, ये एयर रेजिस्टेंस का ये जो इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। जब लोग ऊपर से कूदते हैं, जंप करते हैं एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से, तो वो पैराशूट खोलते हैं। क्यों खोलते हैं? देखो क्या होता है, पैराशूट का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। देखो आप, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है पैराशूट। मोर द सरफेस एरिया मोर द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो इसका सरफेस एरिया चूंकि बहुत ज्यादा होता है तो इसमें एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है और ये इसको गिरने में टाइम लगता है। ठीक है, धीरे गिरता है, देखो जैसे ये धीरे गिर रहा था तो गिरने में टाइम लगता है, तो स्लोली गिरता है, स्लोली गिरता है। स्लोली गिरने से अब क्या होगा कि आदमी जब ग्राउंड को हिट करेगा तो उसको चोट नहीं लगेगी। समझ रहे हो मेरी बात आप? तो ये एयर रेजिस्टेंस का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल है। चलिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है, उसके 4 पार्ट्स हैं। 1,
2 3 4। इसका आंसर देना है आपको, बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स को गिराया जा रहा है, 2 ऑब्जेक्ट्स को गिराया जा रहा है, बाकी दोनों केस में भी। कौन जल्दी पहुंचेगा ये बताना है, ग्राउंड पे कौन जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, यहां बीच में एयर है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, बीच में एयर है स्टूडेंट्स, एक आयरन की बॉल है और एक पेपर की बॉल है, दोनों को गिराया जा रहा है, कौन जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आप देखें कि आयरन की बॉल है तो उसका तो मास बहुत ज्यादा होगा और पेपर की बॉल है तो उसका मास कम होगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि मास ज्यादा होने पे, मास ज्यादा होने पे एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट कम होता है, कम होता है, कम होता है। सही, मास ज्यादा है इसका तो एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट कम होगा, लेकिन इस पे एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा क्योंकि मास कम है। तो मास के साथ इसका रिलेशन उल्टा है, मास ज्यादा तो एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट कम, मास कम तो एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट ज्यादा। ठीक है, तो इस पे एयर रेजिस्टेंस का ज्यादा इफेक्ट होगा, मतलब ये धीरे 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 गिरेगा, धीरे 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 गिरेगा। ठीक है, और ये जो है ये फास्टली गिरेगा, तो वो जब रास्ते में होगा तो ये नीचे पहुंच गया होगा। ठीक है, यानी ये पहले नीचे गिरेगा। समझ में आई आपको बात? फिर ये देखते हैं। ठीक है, यहां पे भी एयर है, आप देख सकते हो यहां पे एक बॉल है और एक पेपर, दोनों गिरा रहे हैं। ठीक है, यहां पे आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, इसका सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा नहीं है, कम है। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने पे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने देखा है, आप बताओ क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो फिर ये धीरे 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 गिरेगा, धीरे 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 गिरेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है वो उस टाइम तक आराम से नीचे गिर गया होगा। ठीक है, क्योंकि इस पे एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट नहीं है। एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब है कि वो चीज धीरे धीरे गिरेगी। अब चलो ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं, दीज आर गुड क्वेश्चंस। यहां पे देखो ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा यहां पे था, आयरन और पेपर बॉल, आयरन बॉल और पेपर बॉल, लेकिन यहां वैक्यूम है स्टूडेंट्स, वैक्यूम। अब कौन पहले गिरेगा बताएं, आप सोच पा रहे हैं वैक्यूम होने से क्या होगा? वैक्यूम है यहां पे, देखो स्टूडेंट्स वैक्यूम है मतलब यहां पे हवा नहीं है, तो एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। वैक्यूम है मतलब हवा नहीं है, एयर नहीं है, एयर नहीं है, तो एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होगा यहां पर, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। तो यहां पे वो आइडियल वाली सिचुएशन होगी, दोनों को गिराएंगे तो दोनों जो है वो बिल्कुल साथ साथ नीचे गिरेंगे, एक ही टाइम पे नीचे ग्राउंड को हिट करेंगे, क्योंकि यहां पे एयर रेजिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि एयर ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात है? वैसे यहां पर भी देखो, यहां पर भी वैक्यूम है स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या होगा, वैक्यूम है मतलब हवा नहीं है, मतलब एयर रेजिस्टेंस नहीं है, और एयर रेजिस्टेंस नहीं है मतलब दोनों साथ साथ नीचे गिरेंगे, बिल्कुल सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आई बात, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। वैक्यूम है तो एयर रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, एयर है आसपास जो कि जनरली होता है, तो एयर रेजिस्टेंस की बात होगी, और कैसे होगी वो भी आप समझ गए।